बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज। बेटा आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर का 15 चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और पहले हमने फर्स्ट 2 पेजेस हमने पढ़ लिए हैं। सेकंड लेक्चर जो है बेटा इसके अंदर हमें दो चीज़ें फोकस करनी है। एक तो हमने फोकस करना है कि ऑस्मो रेगुलेशन की नीड क्या है और सेकंड हमने फोकस करना है कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के किस किस तरह के उनके प्लांट्स के टाइप्स हैं, कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन की नीड क्या है, जरूरत क्यों पेश आई। एक तो ये सबसे जो मेन चीज है बेटा वो ये है कि इसके अंदर वाटर रिटेंशन ऑफ द सेल, ये लाजमी याद रखिएगा कि पानी की रिटेंशन सेल के अंदर होनी चाहिए। और वाटर क्यों, उसके रीजन ये है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सेकंड बात ये है कि हर सेल के अंदर पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट पढ़ा होगा कि बोन सेल के अंदर 20% होता है और इसके अलावा जो हमारे एवरेज बॉडी के बाकी सेल्स होते हैं उनके 65% और नर्व सेल में 85% होता है वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि सेल की रिक्वायरमेंट है इसके लिए वाटर की अमाउंट स्पेसिफिक होना, इस सेल की रिक्वायरमेंट। अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा और अगर कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन है लाजमी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वाटर की अमाउंट को मेंटेन होना चाहिए। तो ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये जो मैकेनिज्म है कि जो ये ऑस्मो रेगुलेशन है दैट इज इसके जो मेजर टर्म यूज की जाती है, जो इसका चैप्टर भी है, जिसे कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। Homeostasis mechanism generally maintains its balance in salt and water. Salt की जगह पे आप सल्यूट भी माइंड में रख सकते हैं। So these three are the major needs for which osmoregulation take place. उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो ये है कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी, ये लाजमी है। तो उसमें जो पहला जो कंसेप्ट दिया हुआ है किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं वो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के बारे में। ये टर्म बार बार इस्तेमाल होगी किसी चैप्टर के अंदर, तो ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है। तो आपने इतना याद रखना है कि डाइल्यूट सेल जो होता है अगर उसका इंटरनल एनवायरनमेंट अगर डाइल्यूट होगा देन दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मींस सेल जो होगा दैट विल बी मोर डाइल्यूटेड, so then the environment will be called as hypotonic environment. It means there is more water and less salt in the cell. और a hypotonic environment जो होता है, sorry, more water and less salt. So जो hypotonic environment होता है वो internal environment of the cell that is more diluted as compared to external environment. So this is called as हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है उसमें जो आपने जो याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि इसके अंदर एंड ऑस्मोसिस होती है। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है कि पानी जो है वो सेल के अंदर दाखिल होता है। और ये किस तरह से दाखिल होता है ये भी आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिकली जो होता है ये पानी दाखिल होता है सेल के अंदर, तो इसे हम एंड ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो जब एंड ऑस्मोसिस होगा, पानी दाखिल होगा, तो सेल विल बिकम टर्जिड। ये आपने ध्यान में रखना है, जहरी बात है, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी और सेल जो होता है वो मोर डाइल्यूट होगा, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर एंड लेस साल्ट। एंड दिस कंडीशन जो होती है, जहरी बात है, ये नेचर के खिलाफ है, इसलिए ये सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग को नुकसान होगा। सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर होता ये है कि इसके अंदर मोर वाटर एंटर होता है इनटू द सेल ऑस्मोटिकली and due to which cell become turgid and that harm the cell proper function. इसके बाद हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी
एंड साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी, दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड, मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा। और ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर वाटर होता है वो रश करता है आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड, एक्सोस्मोसिस होता है, इसकी वजह से सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, या सेल जो होता है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से जैसे यहाँ मेंशन भी है कि जो वाटर है दैट मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड, द रीजन इज क्या कि इसके अंदर जो है पानी की अमाउंट होती है वो कम हो गई है, साल्ट बढ़ गई है, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेल बिकम श्रिंक। तो दिस इज आल्सो हार्मफुल फॉर द सेल फंक्शन। थर्ड जो इसकी टाइप है वो आइसोटोनिक है, एंड आइसोटोनिक मीन्स देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, और बैलेंस के लिहाज से ना ज़्यादा वाटर होगा ना साल्ट होगा, इसकी वजह से सेल जो होगा वो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक, एनवायरनमेंट विल बी आइसोटोनिक। एंड ये जो मीडियम है आइसोटोनिक, ये इसके लिए आइडियल मीडियम है जहाँ पे सेल प्रॉपर फंक्शन कर सकता है, ना इसमें वाटर ज़्यादा है ना इसमें साल्ट ज़्यादा है, तो इसलिए देयर इज नो अफेक्ट टू द सेल। ये आपने ध्यान में रखना है। आपके सामने डायग्राम दी हुई है जिसमें अगर हम राइट साइड से देखें तो इसके अंदर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन मेंशन किया हुआ है। हाइपरटोनिक जैसे हमने पढ़ा कि वाटर जो होता है उसकी क्या होती है कि वो बाहर की तरफ वाटर जो होता है वो मूव करता है, और जिसकी वजह से सेल के अंदर साल्ट की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, वाटर कम होता है, और सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, जैसे आपके सामने है, और इसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जिस एरो से ज़ाहिर किया हुआ है कि वाटर जो होता है वो ज़्यादा एंटर हो रहा है सेल के अंदर, देन जिसे हम एंडोस्मोसिस भी कहते हैं, और जिसकी वजह से सेल जो होता है वो टर्जिड हो जाता है। जैसे कि आपके सामने ये रेड ब्लड सेल का एग्जांपल है, इसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो गया है, तो ये भी सेल के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद जो आइडियल कंडीशन है वो है आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक जो है इसके अंदर वाटर एंटर भी हो रहा है, वाटर लीव भी कर रहा है, तो इट मींस देयर इज अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड साल्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, मींस एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और साल्ट एक बैलेंस पर है, इसकी वजह से सेल जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है। तो ये जो दो केसेस दिए हुए हैं राइट साइड पर, ये हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक दोनों जो हैं ये इसमें सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जबकि आइसोटोनिसिटी जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, और इसमें सेल जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है। ये टेक्स्ट बुक की डायग्राम यहाँ पेस्ट की हुई है, इसमें मेंशन है कि सेल होता है इसके अंदर ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, सेल यहाँ टर्जिड हो चुका है, ये हाइपरटोनिक है, यहाँ पर जो सेल जो होता है ये सॉरी आइसोटोनिक है, यहाँ सेल जो होता है वो नॉर्मल स्टेज पे, मतलब इसके अंदर वाटर और साल्ट जो होता है वो इक्वल है, और यहाँ जो राइट साइड पर ये सेल जो होता है वो श्रिंक कर रहा है, दैट इज ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, ये वाटर जो होता है वो यहाँ से रिलीज हो रहा है। ये था तीनों एनवायरनमेंट के बारे में। अब पेपर का वो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के तीन जो मेजर जो इनकी टाइप्स दी हुई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन classify plants. So there are three major types of the plants on the basis of osmoregulation, which are hydrophytes. Number one, हाइड्रोफाइट्स बेटा क्या होते हैं कि ये ऐसे इलाके में, फाइट्स का मतलब प्लांट होता है, तो ये ऐसे इलाके में प्लांट्स रहते हैं जहाँ पानी की अबंडेंट सप्लाई होती है, या जहाँ पानी ज़्यादा मिकदार में होता है। ज़ाहिर बात है पानी ज़्यादा एंटर होगा सेल के अंदर, सेल विल बिकम टर्जिड, और इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल विल बी हाइपोटोनिक, अभी हमने पढ़ा। सो इसलिए ये नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो सेल के जो क्या होगा इसके अंदर जो स्टोमेटा होंगे, ये जो सेल की सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो सके, और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो बाहर ट्रांसपायर हो सके। तो ये उसकी पहली अडाप्टेशन है। सेकेंड अडाप्टेशन क्या है, इसके सेल की अपर सरफेस पर, ये ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू भी है, सेल की अपर सरफेस पर
ढेर सारे स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा है जहाँ ये प्लांट्स होते हैं, पानी सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में पहुंच चुका है, तो उसके लिए सबसे पहली बात कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीफ होगा, लीफ जो होगा उसका साइज बड़ा होगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ढेर सारे स्टोमेटा होंगे ताकि उसमें से ट्रांसपायरेशन हो सके और एक्स्ट्रा वाटर बाहर ट्रांसपायर हो सके या लॉस हो सके। और जो इनकी एग्जांपल दी हुई है बेटा वो दी हुई है कि लिली एग्जांपल है, हाइड्रेला प्लांट है उसकी एग्जांपल भी है, ट्रापा भी एग्जांपल है। ये पेपर के अंदर एमसीक्यू हमारे टेक्स्ट बुक में इनकी एग्जांपल मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये प्लांट्स आपके सामने हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये हाइड्रोफाइट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो लीव्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये प्लांट उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप मीजोफाइट्स प्लांट्स की, और ये आपने याद रखना है जैसा कि आइसोटोनिक है, ये मीजोफाइट भी वैसे ही हैं। यहाँ पानी की और वाटर की मतलब है कि साल्ट की जो परसेंटेज है या अमाउंट है वो मॉडरेट सप्लाई है, मतलब ना ज़्यादा पानी है ना कम पानी है, तो इसको हम कहते हैं मीजोफाइट कहते हैं। तो ये आइसोटोनिक माइंड में रखिएगा तो यहाँ याद रहेगा। तो जो मीजोफाइट्स होते हैं ये प्लांट्स, इनके अंदर इतना एक्स्ट्रा वाटर तो होता नहीं है, तो इसलिए अगर यहाँ पर पानी की मिकदार जो होती है अगर सपोज ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको लॉस हो जाएगा या ट्रांसपायर हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट में अगर इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ स्टोमेटा, या अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर मतलब पानी कम अगर पौधे को मिलेगा, सपोज इसमें आम आते हैं, बरसीका इसी में आता है, तो मतलब सरसों का जो पौधा है वो इसी में आता है, तो अगर इन प्लांट को पानी की मिकदार कम मिलेगी तो इनके स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और एक्स्ट्रा वाटर इवापोरेट नहीं होगा। सो ये दो इनके अंदर अडाप्टेशंस हैं कि ये स्टोमेटा ओपन या क्लोज करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस या इनकी जो परसेंटेज है सप्लाई की वाटर की, तो उसकी बेस पर ये स्टोमेटा ओपन रखते हैं या क्लोज रखते हैं। इनकी एग्जांपल जो है ब्रासिका है, रोज है, मैंगो है, ये इनकी एग्जांपल है। ये किताब में भी दिए हुए हैं, ये आपके सामने प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे जो है ये क्या है जी, ये सारे के सारे मीजोफाइट्स हैं, और इनके स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी वाटर कितना है, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है या अबंडेंट सप्लाई। थर्ड टाइप लास्ट टाइप है ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से प्लांट की, दैट इज कॉल्ड एज जीरोफाइट। जीरोफाइट्स बेटा ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है, और उसकी एग्जांपल जो है वो सहरा के इलाके हैं, वहां पर पानी की अमाउंट कम मिलती है, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट होते हैं इनके लीव्स होते हैं वो भी कम पैदा होती हैं, अगर पैदा होती हैं तो अपनी खुराक पैदा करने के बाद वो गिरा देती है। तो यहाँ टेंशन है कि यहाँ पर एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, और ये जिस जगह पे पाई जाती हैं वहाँ पानी कम होगा, सहरा आपको एग्जाम्पल दी। इनकी जो अडाप्टेशंस हैं ये याद रखिएगा कि ज़ाहिरी बात है कि पानी इन्होंने कम इवापोरेट करना है, ट्रांसफायर करना है और पानी को सेव करना है, इसलिए जो उनके लीव्स होती हैं वो एक तो छोटी होती हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो, दूसरे वो थिक होती हैं ताकि उनके अंदर जो होता है वाटर जो होता है वो कम इवापोरेट हो। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें मेन हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो स्मॉल थिक लीव्स पाई जाती हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि इनके जो क्यूटिकल होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, क्यूटिकल मीन्स अपर सरफेस जो लीव्स के ऊपर होती है, और वो वैक्सी होती है, वैक्सी मीन्स के वाटर हीटिंग या हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी उसमें से इवापोरेट नहीं होता, लेदरी अपीयरेंस होती है। ठीक है जी, तो इसके अलावा एक और जो मेन चीज़ है कि अगर हमने पढ़ा था मीजोफाइट उसमें हाइड्रोफाइट्स में, उसमें सरफेस ऑफ द लीव्स के अपर साइड पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ जो स्टोमेटा होते हैं क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा रिलीज करना होता है, लेकिन जो यहाँ स्टोमेटा होते हैं वो पाए जाते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर, और मोस्टली ये छुपे होते हैं, डिप्रेशंस में होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो कम इवापोरेट या ट्रांसपायर होता है। तो ये 3 अडाप्टेशंस हैं जीरोफाइट्स की, मतलब जीरोफाइट्स प्लांट्स अपनी बॉडी में क्या चेंज लेके आते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके।
तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा कि इसके अंदर स्मॉल या थिक लीव्स होती हैं। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि इनकी जो क्यूटिकल लेयर होती है लीव्स के ऊपर होती है वो थिक और वैक्सी होती है। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि सरफेस ऑफ द लीव्स कौन सी लोअर सरफेस पर क्या होती हैं, वहां पर टोमेटा पाए जाते हैं और वो मोस्टली छुपे होते हैं या डिप्रेशन, इसकी वजह से इनके अंदर वाटर लॉस नहीं होता। तो ये 3 एडाप्टेशंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ये पेपर के लिहाज से एक लफ्ज किताब में क्योंकि मेंशन है इसलिए मैं उसकी डायग्राम बना दी है। ये जो डायग्राम यहाँ ऐड की हुई है ये है सक्कुलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी ये डायग्राम है, सक्कुलेंट प्लांट्स। इसके अलावा यहाँ मेंशन है जीरोफाइट्स के वाले, हेलोफाइट्स भी है लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ। तो जो जीरोफाइट्स के एडाप्टेशन जो भी हमने पढ़ी वो क्या है कि इनके जो लीव्स होते हैं या तो छोटे होते हैं, ठीक है, और या रोड लीव्स होती हैं ताकि स्टोमेटा एक्सपोज ना हो। इनकी जो क्यूटिकल लेयर भी हमने पढ़ी कि वो थिक होती है और वैक्सी होती है। स्टोमेटा जो होती हैं वो पिट्स विद हेयर्स, हेयर्स छुपे होते हैं। और इसके अलावा जो इनके अंदर बाकी जो पोर्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इनकी ग्रोथ जो होती है लोअर ग्रोथ टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ होती है ताकि ज़्यादा एक्सपोज नहीं होंगे और ज़्यादा वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर नहीं होगा। तो पेपर के लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन भी है। पेपर में कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। राइट नोट ऑन हाइड्रोफाइट्स, राइट नोट ऑन जीरोफाइट्स और मेसोफाइट्स, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है वो तो कैक्टाई की एग्जांपल है। तो कैक्टी प्लांट्स होते हैं, कैक्टस सिंगुलर है। तो ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट सीजन क्या करते हैं कि ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, लीव्स इनके शेड हो जाते हैं ड्राइएस्ट कंडीशन में। तो उस वक्त जो होती है जो वाटर ट्रांसपायर होगा लीव्स के जरिए से वो नहीं होगा, तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ट्रांसपिरेशन को। मतलब ये है कि कैक्टस प्लांट्स ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ताकि उसके अंदर क्या हो सके, उसके अंदर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो ना हो। और इसलिए याद रखिएगा कि उस वक्त उनके जो स्टेम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस और इन मेनी स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशन। ये भी अपने यहाँ तक एमसीक्यू भी है कि कौन सा ऐसा वाटर को स्टोर करता है, वो स्टेम है। और स्टेम जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी है। एग्जांपल जो है कैक्टी है या यूफोर्बिया, ये तो उसकी एग्जांपल्स। ये टेक्स्ट बुक के अंदर से डायग्राम ली हुई है, इसमें आप देखेंगे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हैं और इस साइड पे कैक्टी प्लांट्स हैं। और ये लास्ट में ये सकुलेंट प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाया था, सकुलेंट प्लांट्स हैं विद फ्रेश स्टेम, जो इनके स्टेम आपको नजर आ रहे हैं लेकिन इन सारे स्टेम के ऊपर जो है वो क्या है कि यहाँ पर स्पाइन अपीयरेंस है, ये कांटे हैं, कांटेदार पौधे होते हैं। ये यूफोर्बिया है, ये काइनोकैक्टस है, ये अपोन्चिया है और याद रखिएगा कि ये सारे के सारे जीरोफाइट्स हैं। तो बेटा इन 3 आज के लेक्चर जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि तीनों एनवायरनमेंट के बारे में कि जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, आइसोटोनिक है या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वो क्या होती है, और इसके अलावा उनमें से सेल को कौन इफेक्ट करती है और सेल के ऊपर किसका असर नहीं होता, सेल के अंदर एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, सारी बात आइसोटोनिक होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने मीजोफाइट्स को पढ़ा। हर एक की हमने अडाप्टेशन को पढ़ा। तो पेपर के लिहाज से इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।